कल तक जो उसे परेशान करते थे आज उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शोंगजुन किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। जो सामने आया धड़ाधड़ गोलियों से भून डाला। साउथ कोरिया, जहां कानून इतने सख्त हैं कि बंदूक का नाम लेना भी गुनाह लगता है, ऐसे में एक सन की आम लोगों को फ्री में गन्स डिलीवरी करने लगा और फिर हुआ मौत का तांडव। एक दिन एक प्रेग्नेंट महिला ट्रेन में खड़े होकर सफर कर रही थी, जहां प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक सीट रिजर्व्ड थी, लेकिन उस सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। जोंगटे एक नेक दिल और नियम कानून मानने वाला छात्र था। उस प्रेग्नेंट महिला को सीट दिलाने के लिए उसने उस आदमी से अदब से बात की, लेकिन वह आदमी भड़क गया। जोंगटे के साथ ऐसा अक्सर होता था। जब वह लेट होकर स्कूल पहुंचा तो मास्टर जी उस पर चिल्ला उठे। अगले ही पल जोंगटे ने अपने बैग से M16 गन निकाली और मास्टर को शूट कर दिया। फिर पूरे क्लास को गोलियों से भून दिया। उसके कहर से कोई नहीं बच सका, सबके सब मारे गए। आखिर जोंगटे के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था? बात यह थी कि वह लगातार 10 सालों से फेल हो रहा था। इसी वजह से वह कंपल्शन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन चुका था। जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट चेक की तो उसकी हालत पिछली बार से भी ज्यादा खराब थी। असल में उसने दवाइयां लेना बंद कर दी थी, क्योंकि उन दवाइयों से उसे नींद आती थी। नींद की वजह से वह ठीक से पढ़ नहीं पाता था और परीक्षा सिर पर थी, लेकिन दवाइयां लेना भी उसकी सेहत के लिए उतनी ही जरूरी थी। दूसरी तरफ एक रूम मालकिन अपने किराएदार से काफी परेशान थी। एक तो वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा था, ऊपर से उसने रूम को कबाड़ा बना रखा था। तभी रूम मालकिन ने उसकी लाश देखी और चीख पड़ी। पुलिस को यह मामला आत्महत्या का ही लगा। इतने में लाश की जेब से कुछ गोलियां मिली। इतनी बड़ी गोलियां डिटेक्टिव सीओ ने अपने पूरे सर्विस करियर में नहीं देखी थी। वह तुरंत डिटेक्टिव लीडो को इसकी सूचना दी, क्योंकि वह एक पूर्व सेना स्नाइपर रह चुका था और ऐसे मामलों को संभालने में काफी अच्छा था। रूम की जांच पहले ही हो चुकी थी। मरने वाला आदमी बेरोजगार था। इसी बीच सीलिंग के एक टूटे हिस्से को देखकर किम को शक हुआ। पता चला वहां गोलियों का खजाना छुपा था। दूसरी तरफ जोंगटे स्कूल वगैरह से छूटकर घर लौट चुका था। उसके नाम से एक पार्सल आया था, जिस पर ऑनर ने ताना मारते हुए कहा, तेरे पास सामान मंगाने के पैसे हैं, लेकिन किराया समय पर नहीं दे सकता। वहां 6-8 के कमरों में लोग किसी तरह गुजारा करते थे। जोंगटे भी उन्हीं में से एक था। उसके कमरे के बगल वाला लड़का अक्सर रात को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता था। फिर वह दोनों मिलकर ऊधम कूद मचाते थे। उनकी चीखें सुनकर जोंगटे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। नियम के हिसाब से बाहर वालों को यहाँ लाना सख्त मना था। उसने ऑनर से उस लड़के की शिकायत की, और तो और इस बिल्डिंग के लड़के इतने थे कि कॉमन फ्रिज से उसका खाना भी चुरा कर खा जाते थे। लेकिन ऑनर ने इस बार भी जोंगटे की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह वापस लौटा तो एक आदमी रूम खोलकर सिगरेट पी रहा था, जबकि हॉस्टल के अंदर धूम्रपान करना मना था। जोंगटे ने प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे ही पीट दिया। गुस्से में तिलमिलाकर वह अपने रूम में आया और तुरंत बैग से एक गन निकाल ली। वह उस आदमी को खत्म करने ही वाला था, लेकिन अपने आप से काफी जद्दोजहद करने के बाद किसी तरह गुस्से को शांत किया। अगली सुबह एक महिला वाटर प्यूरिफायर मैकेनिक अपने एक क्लाइंट के घर मेंटेनेंस करने गई, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तब महिला ने वहां पड़े पार्सल बॉक्स का नाम पढ़ा तो पता चला कि वह पार्क क्यांग जा का ही घर था। तभी उनका बेटा जॉन ने दरवाजा खोला और बताया कि उसकी मां मार्केट गई हुई है। जॉन घर पर अकेला था। फिर भी महिला बेझिझक वाटर प्यूरिफायर का मेंटेनेंस करने चली आई। इस बीच जॉन की गंदी नजर उस महिला पर थी। महिलाओं को यह अमूमन पता चल ही जाता है, लेकिन जब महिला ने उसके पैर में एंकल मॉनिटर देखा तो उसकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि एंकल मॉनिटर खासकर सेक्सुअल क्राइम केसेस से जुड़े जघन्य अपराधियों को पैरोल पर छोड़ने के बाद पहनाया जाता है, ताकि उनका लोकेशन मॉनिटर किया जा सके। महिला ताबड़तोड़ काम खत्म करके जाना चाहती थी, लेकिन जॉन ने उसका रास्ता रोक लिया। गनीमत रही कि डिटेक्टिव ली उसी वक्त वहां उसके एंकल मॉनिटर की जांच करने आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। जॉन का एंकल मॉनिटर सही से काम नहीं कर रहा था, जिसे ली का साथी ठीक करने लगा। लेकिन इस बीच जॉन बदतमीजी करने से जरा भी नहीं हिचकिचाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो उसे जान से मारने की कोशिश भी की। मतलब जो आदमी पुलिस से नहीं डर रहा था, सोचो अगर उसके दरवाजे के पास रखे पार्सल में गन होगी तो फिर वह किस लेवल की भसड़ मचाएगा। खैर, शाम को जोंगट्टे पढ़ते हुए रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, क्योंकि इस साल उसे हर हाल में पास होना था। लेकिन कुछ लोग वहां शराब पीकर शोर मचा रहे थे, जबकि वहां साफ लिखा था, शराब न पिएं, धूम्रपान न करें और चिल्लाकर बात न करें। लेकिन नियम की किसी को पड़ी थी। इसके बाद जब जोंगट्टे पढ़ने बैठा तो बगल वाला पड़ोसी फिर ऊधम कूद मचाने लगा। ऊपर से उनकी आवाजें अलग से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी। आखिरकार तंग आकर जोंगट्टे ने उन्हें समझाया, जो करना है करो, बस शोरगुल मत करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। फिर वो हुआ जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जोंगट्टे ने उन दोनों पर गोलियों की बारिश कर दी। किसी तरह लड़की बच गई और उसने पुलिस को फोन कर दिया। तब जोंगट्टे ने उससे फोन छीनकर खुद ही पुलिस को सारी बात बताई और साथ में अपने हॉस्टल का पता भी दिया। इसके बाद वह उन लोगों पर टूट पड़ा जिन्होंने भी उससे बदसलूकी की थी। एक लाइन से सबको भूनता चला गया। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर ने हॉस्टल के आसपास के सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया। ली भी उसी एरिया में था, इसलिए वह भी घटना स्थल की ओर निकल पड़ा। तब तक जोंगटे कई लोगों
को खत्म कर चुका था और उसने ठान लिया था कि होटल से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ तक कि उसने ओनर को भी मार दिया, क्योंकि अगर वह उसकी शिकायत सुन लेता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। इधर एक और जगह गोलीबारी की वारदात सामने आई थी, जिसमें एक सिरफिरे ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। डिटेक्टिव जो ने उस बच्चे को संभाला और पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका बयान दर्ज किया। संयोग से वही सिरफिरा उसी जेल में कैद था। उसे देखते ही बच्चे का खून खौल उठा। उसने डिटेक्टिव जो की गन उठाई और उस पर तान दी, लेकिन किसी तरह खुद को गोली चलाने से रोक लिया। इस सीरीज में यही दिखाया गया है कि हर इंसान के अंदर एक ट्रिगर होता है, अगर वह उस पर काबू पाले तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। डिटेक्टिव जो ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होकर वही बच्चा फौज में शामिल हुआ और एक जबरदस्त स्नाइपर बना, जिसकी गोलियों से 99 दुश्मन ढेर हुए। आखिरकार उस स्नाइपर ने बंदूक चलाने से संन्यास लिया और फौज छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन की। वही अब डिटेक्टिव ली के नाम से जाना जाता है। जब तक ली हॉस्टल पहुंचा, दूसरी यूनिट पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। झोंगटे ने उन पर भी गोलियों की बारिश कर दी, हालांकि वह किसी तरह बचकर निकल गए। अब झोंगटे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर हर किसी को बेरहमी से मारने लगा, यह चिल्लाते हुए, तुम सब जीने के काबिल नहीं हो। इस बीच ली ने खुद झोंगटे का सामना किया। वह जानबूझकर उसकी गोलियां खत्म करवाता रहा और आखिरकार सही मौका पाकर उसे दबोच लिया। जब झोंगटे के कमरे की तलाशी ली गई तो बेड के अंदर से कई गन्स बरामद हुई। जांच में पता चला कि इन गनों में वही गोलियां इस्तेमाल होंगी जो पहले आत्महत्या के मामले से बरामद हुई थीं। इससे साफ हो गया कि दोनों केसेस आपस में जुड़े हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था, कोरिया में ये गन्स आखिर ला कौन रहा है। पूछताछ में झोंगटे ने कबूल किया कि किसी अनजान व्यक्ति ने ये गन्स उसे कुरियर से भेजी थी। वह अनजान व्यक्ति कौन था, कौन सी कोरियन कंपनी ने कुरियर डिलीवर किया, बॉक्स पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उधर बिजनेसमैन सीओ के गुंडे किम नाम के शख्स को बेरहमी से पीट रहे थे, क्योंकि सीओ उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था। जब किम ने झुकने से इनकार किया तो उन्होंने जबरदस्ती उसका धंधा हथिया लिया। इस साजिश में सीओ के सबसे भरोसेमंद आदमी येओंगू का अहम रोल था। उसकी वफादारी से खुश होकर सीओ ने तय किया कि अब यह जगह येओंगू ही संभालेगा। इसके बाद येओंगू के गुंडों ने किम को बुरी तरह पीटा और उसे खत्म करने का काम जोंगमान को सौंप दिया। जोंगमान, जो सीओ के लिए काम करता था, किम को बोरी में भरकर सुनसान जगह ले गया ताकि उसे वहीं मारकर दफना सके। मौत के डर से किम ने पहले जान की भीख मांगी, फिर बताया कि सीओ उसका बिजनेस येओंगू को देने वाला था, जबकि वादा जोंगमान से किया गया था। ये सुनकर जोंगमान को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि किम झूठ बोल रहा है। तब बचने के लिए किम ने एक चालाकी भरा आइडिया दिया। उसके पास ढेर सारे गन्स थे जिनसे जोंगमान अपने बॉस सियोको का पूरा बिजनेस हथिया सकता था। जोंगमान के मन में एक पल को लालच तो आया, इसके बावजूद उसने किम की बात अनसुनी की और उसे वहीं मारकर दफना दिया। अगली सुबह जोंगमान ने सीओ से मुलाकात की और उसे उसका वादा याद दिलाया कि किम का काम तमाम करने के बाद यह जगह वही और उसके लड़के संभालेंगे। लेकिन सीओ ने तुरंत मुकरते हुए कुछ पैसे थमाए और उसे भगा दिया। यह अपमान जोंगमान और उसके आदमियों को हजम नहीं हुआ। गुस्से में वह उसी जगह लौटे जहां से किम को अगवा किया गया था। वहां उन्हें किम की कार की डिक्की में सचमुच गन मिली। इससे साबित हो गया कि किम झूठ नहीं बोल रहा था। अब सीओ के लिए मुश्किलें शुरू होने वाली थीं। उधर हाई स्कूल में कुछ लड़के अपने क्लासमेट ग्यूस जिन को बुरी तरह धमका रहे थे, क्योंकि उसने स्कूल की लड़कियों की अश्लील तस्वीरें ठीक से नहीं खींची थीं। तभी गज जिन का दोस्त सियांग जून दौड़ता हांफता वहां पहुंचा। दरअसल उसे यह सजा दी गई थी कि जब तक वह सिगरेट लाकर नहीं देता, उसका दोस्त पिटता रहेगा। इस पूरी घटिया हरकत के पीछे मेओल का एक ही मकसद था, बाइक खरीदना। इसके लिए वह स्कूली लड़कियों की गंदी तस्वीरें ऑनलाइन बेचता और मोटू से जबरदस्ती फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाता था। गजिन और सयोंगजुन दोनों उससे तंग आ चुके थे। जब तस्वीरों का खेल काम नहीं आया तो मेओल ने गजिन से उसकी माँ का आईडी कार्ड चुराने को कहा ताकि वह ब्लैक मार्केट से लोन ले सके। लेकिन गजिन ने आईडी चुराने के बजाय कुछ पैसे दिए और साफ कह दिया, मेरी माँ दिन रात मेहनत करके कमाती है, मैं उनका आईडी नहीं ला सकता। ये सुनते ही मेओल ने उसे बेरहमी से पीटा और फिर धमकी दी, तुझे वो आईडी लाकर देनी होगी वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इधर जॉन ने अपने दरवाजे पर रखे कुरियर बॉक्स को खोला। अंदर गन्स देखकर उसकी आंखों में खतरनाक चमक कौंध गई। उधर पुलिस जोंगटे के हॉस्टल के बाहर की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी थी, लेकिन उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। तभी जांच के दौरान डिटेक्टिव ली को वही कुरियर कार्टन मिला जिसमें जोंगटे को गन डिलीवर की गई थी। कार्टन का लोगो देखते ही ली के दिमाग में अलार्म बज उठा। उसने ऐसा ही बॉक्स जॉन के घर के बाहर देखा था। उसके सहकर्मियों से पता चला कि जॉन किसी टैक्सी में था। फौरन टैक्सी का पीछा किया गया, लेकिन अंदर सिर्फ उसका मोबाइल और मॉनिटर मिला। दरअसल वह आधा घंटा
घंटा पहले ही टैक्सी से उतर चुका था। इस बीच ली तेजी से उसके घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ था। तभी अंदर से हल्की आहट सुनाई दी। ली ने फुर्ती दिखाते हुए अंदर घुसकर उस शख्स को दबोच लिया, फिर उसे पलटकर बड़े आराम से काबू में कर लिया। पूछताछ में उस शख्स ने अपना नाम मूनबाक बताया। वह यहाँ सिर्फ अपना पैकेज लेने आया था। रही बात गन्स की, तो ये सारे गन्स एक शक्तिशाली इंटरनेशनल राइफल यूनियन IRU नामक ब्लैक मार्केट आर्म्स ग्रुप ने गुप्त रूप से कोरिया के अंदर पहुंचाए थे। उनका पहला डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर किम था, लेकिन इस डील के कुछ ही दिनों बाद सियोखो ने उसे मरवा दिया और उसकी जगह पर कब्जा कर लिया। उधर लाख कोशिशों के बावजूद ली को जॉन के घर से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तभी मून ने बताया कि उसे अलग अलग तरह की गोलियों से भरा एक बॉक्स मिला था, जिसमें ढेर सारे लोगों के नाम और नंबर लिखे थे। सच का पता लगाने के लिए मून उन पतों में से एक पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी बैग लेकर जल्दबाजी में निकल रहा था और घर का दरवाजा खुला छोड़ गया। मौका पाकर मून ने घर की तलाशी शुरू की, लेकिन तभी अचानक ली वहां आ धमका। इतने में एक और आदमी जॉन के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मून ने आओ देखा न ताव उस पर टूट पड़ा। भगदड़ मच गई और आखिरकार मून की बदौलत वह आदमी पकड़ा गया। लेकिन असली टारगेट जॉन था, जिसकी लोकेशन कैमरों के जरिए ट्रैक हो रही थी। समस्या यह थी कि ली के पास गाड़ी नहीं थी जिससे वह जॉन का पीछा कर सके, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। मूनबाक के पास कार थी और वह मदद करने के लिए तैयार था। फिर क्या था, उस अनजान आदमी को वहीं खंभे में बांधकर दोनों जॉन को पकड़ने निकल पड़े। कार में वहीं गोलियों से भरा बॉक्स भी था जो मून को मिला था। कैमरों के जरिए ट्रैक करते हुए आखिरकार पता चला कि जॉन पुलिस से भागने के बजाय सीधे गोंगिन स्यू पुलिस स्टेशन जा रहा था। खतरे को भांपते हुए ली ने तुरंत एक ऑफिसर को इसकी सूचना दी ताकि वे सतर्क हो जाएं और पहरा बढ़ा दें। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जॉन पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुका था। ली भी बाहर पहुंच चुका था। उसने एक ऑफिसर से हथकड़ी ली और मून के हाथों में डाल ही रहा था कि तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। जॉन उन दो प्रोबेशन ऑफिसर्स को बंदूक की नोक पर ले चुका था, जो उसे हर दिन फोन करके उसकी लोकेशन पूछते रहते थे। आज उन्हें सबक सिखाने का समय आ चुका था। अगले ही पल उसने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जॉन के लिए यह सब आसान था, क्योंकि वह पहले फौज में रह चुका था। पुलिस के पास सिर्फ रिवॉल्वर थे। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल के सामने उनकी एक नहीं चल पाई। हाँ, उनके पास कुछ ऑटोमेटिक गन थी जो झोंघटे के पास से मिली थी और एविडेंस रूम में रखी थी। गोलियां मून की कार में थीं, लेकिन वह सभी अंदर फंसे हुए थे। जॉन बाहर से उन्हें असली डर का मतलब समझा रहा था। एक छोटी सी गलती और उनकी जान जा सकती थी। इसके बावजूद डिटेक्टिव ली ने जान जोखिम में डाली और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरते हुए एविडेंस रूम तक पहुंच गया। इस बीच बाकी कर्मचारियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया, सिवाय एक के। उसे गोली लगी थी, लेकिन वह वहीं रुका ताकि जॉन को बहका सके। उसने अपनी जान दांव पर लगाई, जिससे एक ऑफिसर को जॉन पर शूट करने का बेहतरीन मौका मिला, लेकिन उसका निशाना चूक गया। गोली जॉन के चेहरे को छूकर निकल गई। गुस्से में तिलमिलाकर जॉन जैसे ही खड़ा हुआ, ठीक उसी वक्त ली ने एंट्री मारी। उसने बिना देर किए फायर किया और जॉन को वहीं ढेर कर दिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कई ऑफिसर्स मारे जाते। वहीं इस घटना के पीछे एक और राज छुपा था। पूरा मंजर एक अज्ञात न्यूज रिपोर्टर कैमरे पर शूट कर रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ ही देर में यह फुटेज वायरल हो गई। खबर यह बनी कि एक पुलिस वाले ने एक अपराधी को जान से मार दिया। मामला उल्टा पड़ गया। ली पर जांच बैठा दी गई और उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रही बात उस गुंडे की जिसे खंभे में बांधा गया था, वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था। एक अफसर ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। वह आदमी सीओ के लिए काम करता था। उधर मूनबाक का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ निकला, इसलिए गोलियां जब्त कर उसे छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ अत्याचार सहते सहते सयोंगजुन अब तंग आ चुका था। इस बार तो हद ही हो गई। उसे अपने ही दोस्त को मारने पर मजबूर किया गया। विवश होकर उसने गजिन को पीट दिया और धमकी दी कि अगले दिन अपनी माँ की आईडी लेकर आना। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिजनेसमैन किम जिंदा था। जोंगमान ने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे अपने साथ मिला लिया था। जब कोरिया में 10 ट्रक बंदूकें लाई गई थीं, उनमें से आधा ट्रक किम को बांटने के लिए मिला था। IRU वालों ने जिन लोगों तक गन्स पहुंचानी थीं, उनकी एक लिस्ट भी दी थी, जो किस्मत से किम की जेब में ही थी। लेकिन उन बंदूकों को बांटने से पहले ही सियोखो ने उसके होटल पर कब्जा कर लिया था। उम्मीद यही थी कि वह अब भी उन गनों के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि वह होटल के स्टोर रूम में पैक करके रखी थी। किम और जोंगमान को सीओ से बदला लेना तो था, लेकिन उनके लोग वहां जाकर गन नहीं ला सकते थे। तभी किम ने लिस्ट पर नजर डाली और पाया लिस्ट में पहला नाम वाला आदमी पहले ही 20 लोगों को गोलियों से भून चुका था। यानी लिस्ट में बाकी लोगों तक भी गन पहुंच चुकी होगी।
होगी। अब देर किस बात की। जोंग मान के लोग एक एक पते पर गन वापस लाने निकल पड़े, लेकिन एक गलती हो गई। जोंग मान का मुख्य आदमी सु पकड़ा गया था। हालांकि सही समय पर उसे छुड़ा भी लिया गया था। इधर सु के पकड़े जाने के बाद मैनेजर सीओ को शक के घेरे में आ चुका था। डिटेक्टिव ली को शक था कि जॉन के घर पकड़ा गया आदमी सीओ का ही आदमी है। शायद वही इन बंदूकों के पीछे है। शायद वही है जो हथियारों का साम्राज्य खड़ा करने के लिए लोगों को फ्री में गन्स बांट रहा है। लेकिन सीओ ने इन सब से पल्ला झाड़ लिया। उसने साफ कहा, इन गनों से उसका कोई वास्ता नहीं। उसके लोग तो आज भी चाकू से काम करते हैं। कोरिया में गन होना अपने आप में ही अजीब था। सीओको ने तो सु को पहचानने तक से इनकार कर दिया। फिर भी डिटेक्टिव ली उसे धमकाता रहा, अगर इन सब में तुम्हारा हाथ हुआ इस बार तुम नहीं बचोगे। बेवजह सीओको की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि एक तो वह जिसे जानता तक नहीं था उसको लेकर उसे प्रॉब्लम हो रही थी। इतने में उसके एक आदमी ने सु को पहचान लिया। ये तो जोंग मान का आदमी है। फिर क्या था, सीओ ने उसे तुरंत फोन करके बुला लिया और डांट फटकार लगाने लगा। और तब जोंग मान सु के फोटो को देखकर मुकर गया कि यह उसका आदमी नहीं है, जिससे सीओ को शक हुआ कि जोंग मान उसके पीठ पीछे जरूर कुछ कर रहा है। उधर गज जिन उन गुंडे क्लासमेट्स के कारण स्कूल जाना छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे मैसेज करके धमकाते रहे। अगर वह माँ की आईडी लेकर स्कूल नहीं आया तो वो उसकी माँ के रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएंगे। जब कोई रास्ता नहीं बचा, गजिन मन मारकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। तभी उसे एक कुरियर मिला जो पूरा खेल बदलने वाला था। उस दिन स्कूल का हर एग्जिट गेट किसी ने लॉक कर दिया था। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी परेशान हो उठे। दूसरी तरफ कुछ शरारती लड़के सयोंगजुन की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। वजह सिर्फ इतनी सी कि वह 20 मिनट के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गया था। कहाँ गया था, क्या करने गया था, यही पूछ पूछ कर उसे पीटा जा रहा था। उसे पिटता देख गजिन भागकर अपने बैग से गन लाने गया, लेकिन मेओल ने उसकी गन पहले ही निकाल ली थी। उन्हें लगा यह नकली गन है, बस डराने के लिए। मेओल ने गन उसकी ओर तान दी तो डर के मारे गजिन के पसीने छूट गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, ट्रिगर मत दबाना। तभी बगल वाले क्लास से गोलियों की गूंज सुनाई दी। शियोंगजून के सिर पर खून सवार हो चुका था। कोई नहीं, कोई दया नहीं। कल तक जो उसे परेशान करते थे, आज उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शियोंगजुन किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। जो सामने आया धड़ाधड़ गोलियों से भून डाला। ये देख मेओल की हालत पतली हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा वही उसे तंग करता था। लेकिन सियोंगजुन ने उसे खुद मारने के बजाय यह मौका गजिन को दिया। शियोंगजुन पहले ही सारे एग्जिट लॉक कर चुका था। अब बस उसे ढूंढने की दरकार थी। पता चला सबके सब मेन गेट पर जाकर फंसे हुए थे। तभी पीछे से सोंगजुन आ धमका और पूरा मैगजीन उन पर खाली कर दिया। तब तक इस घटना की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। डिटेक्टिव ली और मूनबाक तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला अब काबू से बाहर हो चुका था। वो किसी तरह एक कांच का दरवाजा तोड़कर कुछ बच्चों को बाहर निकाले। ली भागते हुए अंदर घुसा, जबकि मूनबाक ने एक छात्र के हाथ में रिवॉल्वर देखा और उसे नजरअंदाज किया। इसके पीछे भी एक बड़ा राज छुपा था। अभी भी बहुत से छात्र स्कूल के अंदर फंसे थे और सोंगजून उनका शिकार करने के लिए घूम रहा था। आखिरकार बच्चे लाइब्रेरी में जाकर छिपे, लेकिन शोंगजान वहां भी पहुंच गया। अब उसे सिर्फ उन तीनों की तलाश थी, मेओल और उसके दो साथी। शर्त साफ थी, अगर वह तीनों सामने आ गए तो बाकी सब बच सकते थे। तभी टीचर वहां आ गए, लेकिन सोंगजून उन पर भी टूट पड़ा, क्योंकि उसने सैकड़ों बार उनसे शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। टीचर्स की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब ना कोई सुनवाई ना कोई रहम। टीचर्स भी बच्चों के साथ रगड़े जाएंगे। आज मोटू अपने पूरे पोटेंशियल पर था। इतने में एक छात्र ने मेओल के एक दोस्त की लोकेशन बता दी। फिर क्या था, मोटू शॉटगन लेकर अंदर घुसा। उसे देखते ही अलमारियों के पीछे छिपे लड़कों की रूह कांप गई। आखिरकार मोटू ने मेओल को ढूंढ निकाला और उस पर 3-4 गोलियां दाग दी, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। हालांकि अब उसका बच पाना नामुमकिन था। तभी ली और मून वहां पहुंच गए। ली ने फुर्ती दिखाते हुए सयोंगजून को दबोच लिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मेओल गजिन के निशाने पर था। ली की पोजीशन भी रिवील हो चुकी थी। अगर वह हिला तो गजिन और वह किसी भी पल उसे शूट कर सकता था। हालांकि उसने धैर्य रखा और अपना फैसला बदल लिया। जोंगटे, सोंगजुन और दूसरे केसेस को देखकर एक चीज तो समझ आ गई कि गन उन्हीं जैसे लोगों में बांटी गई है। मूनबाग के पास गोलियों के साथ लिस्ट भी आई थी, मगर उसने फेंक दिया था। हालांकि उनमें से काफी सारे पते उसे याद थे। ली के कहने पर उसने एड्रेसेस लिख दिए। उनमें ली की एक जान पहचान की औरत का भी एड्रेस था, जिसका इकलौता बेटा एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करता था। लेकिन 1 साल पहले वह कहाँ गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। औरत ने उस पॉलिटिशियन पर केस किए, अकेले धरना प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ न हो सका। आखिर में किसी ने गन भेज दी, जिसका इस्तेमाल करके उसने उस पॉलिटिशियन को मार दिया। इतने में ली का फोन आया तो महिला ने बताया कि उसने इंसाफ खुद कर दिया है। अब ली और मूनबाक जल्दीबाजी में उसके घर गए। पता चला वह औरत घायल थी और उससे पिस्तौल सूने छीन ली थी। वहाँ उसके साथ उसकी पूरी पलटन थी। आज वह ली को छोड़ने वाले नहीं थे। तभी ली ने बिजली की रफ्तार से गन छीन ली। फिर उन सबको इतना मारा कि उनमें से कोई भी अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल जाने लायक नहीं बचा। फिर वह और मून उस घायल औरत को हॉस्पिटल ले गए। वहां जब सू की तलाशी ली गई,
वो लिस्ट उसकी जेब में मिली। ली ने फौरन इन एड्रेसेस की जांच पड़ताल शुरू करवाई। इस बीच मून के बारे में भी खबर आई कि वह पिछले साल तक डोंगवॉल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के लिए काम करता था, जो मिलिट्री वेपन्स बनाती थी। फिर अचानक पता चला कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। यह बात ली को अंदर तक झकझोर गई। लेकिन मूनबाग का अतीत तो इससे भी डरावना था। पैदा होते ही उसकी माँ उसे अनाथालय छोड़ आई थी, लेकिन जिस महिला ने मून को लिया वह बच्चा चोर निकली। कुछ साल बाद उस बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के पास एक एबी ब्लड ग्रुप वाली आंख की डिमांड आई, जिसके लिए खरीदार 100 मिलियन वोन देने को तैयार था। वैसे तो वहां काफी सारे बच्चों को चुरा कर रखा गया था, लेकिन उनमें सिर्फ मूनबाग का ही ब्लड ग्रुप एबी था। वो मूनबाग को ले गए और उस रात उसकी एक आंख निकालकर बेच दी गई। जिस औरत ने मूनबाग को चुराया वह उसे अपनी मां समझता था, लेकिन उस घटिया औरत ने मूनबाग को किसी अमेरिकन ऑर्गन ट्रैफिकिंग गिरोह को बेच दिया। वहां मून के सारे ऑर्गन्स निकाले जाने वाले थे। ऑन ऑपरेशन शुरू हो चुका था, उसके पेट पर चीरा भी लग चुका था। तभी ऐन वक्त पर FBI पहुंच गई और मूनबाग को बचा लिया गया। उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, ये जानकर ली को भी उस पर तरस आ गया। खैर, वह हॉस्पिटल से अपने अपने घर चले गए। यहीं पर मूनबाग की असलियत निकलकर सामने आई। शहर में गन्स बंटवाने के पीछे उसी का हाथ था। उसके पीछे 1520 आदमी जी हुजूरी कर रहे थे। फिलहाल गन्स का जो स्टॉक किम के पास फंसा हुआ था, उसको लेकर प्रॉब्लम सामने आ रही थी, क्योंकि अगर वो स्टॉक किसी और के हाथ लग गया तो उनका बॉस जैक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस आदमी ने इस काम के लिए किम को चुना था, सारी गलती उसी की थी। मून ने उसे वहीं गोली मार दी। एक शाम जैक अमेरिका के ही किसी गिरोह को गन सप्लाई करने गया था, मगर वो जैक को मारने का जाल बिछाए हुए थे। दरअसल ये वही गिरोह था जिसे सालों पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जुर्म में FBI ने गिरफ्तार किया था, मगर उस गिरोह का मेन आदमी बचकर भाग निकला था। तभी वहां मूनबैग आ धमका। हाथ में एक सस्ती पिस्तौल थी, जिससे उसने अपना बदला लिया। तब तक इधर गोलियों की आवाज सुनकर जैक के लोगों ने खरीदारों को शूट कर दिया। फिर वो उस वेयरहाउस के अंदर आए जहां से गोली चलने आई थी। वहां मूनबैग ने सिर्फ एक पिस्तौल से जैक के दुश्मनों का खात्मा कर दिया था। हालांकि उसे भी गोली लग चुकी थी। जैक को उसकी दिलेरी काफी पसंद आई और उसने मून को बचाकर अपने गैंग में शामिल कर लिया। एक अच्छी सी दिखने वाली नीली आंख भी लगवा दी, जिसे छिपाने के लिए वह पुतलियों पर काला लेंस लगाता था। जैक के साथ सालों काम करने के बाद एक दिन मूनबाग को बेहतरीन आइडिया आया। वो था कोरिया में गन्स की सप्लाई करना। वहां की भारी पॉपुलेशन को गन चलाना आता है। ऐसे में वहां मार्केट जमाने के लिए पहले उन लोगों को टारगेट करना होगा जो समाज के सताए हुए हैं। बस ऐसे लोगों की जानकारी निकालकर उन तक गन्स पहुंचानी है। जब दहशत फैलेगी तो वहां की आम जनता गण को लाइसेंस के साथ लीगल करने की गवर्नमेंट से डिमांड करेगी। इस प्लान के तहत कोरिया में 10 ट्रक हथियार लाए गए थे। वर्तमान में जोंगमान को लेकर अलग ही टेंशन बढ़ी हुई थी। इससे पहले कि वो गन्स उसके हाथ लगे, मून ने सीओस को सब कुछ बता दिया। किसी अनजान पर भरोसा करने से पहले सीओस ने चेक किया तो सचमुच गन्स वहां मौजूद थी। मून ने आगे कहा, तुमने किम को मार डाला, इसीलिए वो गन्स वहां सड़ रही हैं। पर अच्छी बात यह है कि उन गन्स को जोंगमान ढूंढ रहा है। अगर उसने ये बात पुलिस को बता दी तो सीओस की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। घबराकर वो सारी बंदूकें ली के हवाले कर दी और बचने के लिए झूठ बोला कि उसने किम का होटल खरीदा था, जिसके बेसमेंट में ये मिली। इन हथियारों से उसका कोई लेना देना नहीं। अब किम कहां है, सीओस को नहीं पता था। पुलिस ने माना कि किम ही कुरियर के एड में गन्स लोगों तक पहुंचाता था। अगर वह उनके हाथ लग जाए तो इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है। रही बात गन्स सही लोगों तक पहुंचाने की, तो वो इसके लिए बूढ़े लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें एक कुरियर पहुंचाने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। वहां अब तक ली ने जो एड्रेसेस दिए थे उनका CCTV फुटेज चेक कर लिया गया था। मूनबैग उन हर एड्रेसेस पर गया था। कहीं वहीं तो गन्स डिलीवरी नहीं कर रहा। वो उन्हें फौरन पकड़ने गए, लेकिन वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। इस बीच पुलिस वाले सारे एड्रेसेस पर गन्स जब्त करने गए तो पता चला उनसे तो पहले ही गन्स ले ली गई थी। उनसे पहले भी कुछ पुलिस वाले आए थे, वो ले गए। लिस्ट के आधे एड्रेसेस का यही हाल था। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यह चिंता का विषय था, क्योंकि जाली पुलिस बनकर जिन्होंने भी गण वसूली, उनसे आम लोगों को खतरा हो सकता था। असल में उन गणों को जोंगमान के आदमियों ने जब्त कर लिया था। सब कुछ सेठ था, बस सही मौके का इंतजार था। वैसे जोंगमान सियोखो का बेहद वफादार आदमी था। उसे आज भी वो दिन याद था जब किम को मारकर उसके सारे धंधे पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही थी। उस वक्त जोंगमान ने किम को खत्म करने के बाद बड़े अदब से उसके किसी एक धंधे की मांग की थी, ताकि उसके 20-25 लोगों के गैंग को भी रोजी रोटी मिल सके। सीओ ने वादा किया था कि किम को ठिकाने लगाने के बाद उसका एक धंधा जोंगमान को मिलेगा, लेकिन उसके बाद सीओ ने जो किया वह सबको पता है। अब जोंगमान की एक ही ख्वाहिश थी, जिस तरह सीओ ने किम के सारे धंधे हड़प लिए,
उसी तरह वो भी उसका सारा धंधा हथिया लेने की प्लानिंग कर चुका था। तभी अचानक सीओ वहां आ धमका, लेकिन उसकी नजर पड़ने से पहले ही सारे गन छुपा दिए गए। वहां आने की उसकी एक खास वजह थी, उसे किम के सभी क्लाइंट्स के नंबर चाहिए थे। उसके पास किम का मोबाइल तो था, लेकिन वो उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। फोन खोलने के लिए किम की सभी उंगलियां चाहिए थीं, जिसे सिर्फ जोंग मान ही ला सकता था। वो मान तो गया, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सियोको को पहले से ही शक था कि जोंग मान उसके पीठ पीछे कुछ खेल कर रहा है, इसलिए उसने ऑफिसर ली के साथ मिलकर चाल चली। उसे यकीन था कि किम अभी जिंदा है और जोंग मान ने उसे कहीं छुपा रखा है। इस प्रकार पुलिस किम को ढूंढ निकालेगी तो सियोको की टेंशन दूर हो जाएगी। रही बात जोंग मान की, तो उसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। यह एक मजबूत रणनीति थी। उधर जोंग मान और किम ने भी अपनी अगली चाल की योजना बनाई, जिसके बाद जोंग मान की गैंग कब्र खोदने निकल पड़ी। पुलिस वालों के अलावा सियोको के भी लोग उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। कुछ घंटे तक जोंग मान के लोगों ने खुदाई की, फिर उंगलियां लेकर होटल लौट आए। वहीं किम का होटल, जिसे चलाने का जिम्मा सीओ ने जोंग मान को न देकर येओंगू को दिया था। सीओ को उंगलियां देने जाने से पहले सभी पूल में नहा रहे थे। तभी येओंगू के लोगों ने उनको कुत्ते की तरह दुत्कार कर भगा दिया। फिर क्या था, जोंग मान ने कपड़े पहने और मैसेज करके बॉस को बताया कि वो उंगलियां लेकर आ रहा है। कुछ देर में वो सीओ के यहाँ पहुंचा तो सामने किम को देख सीओ की जान हलक में आ गई। दरअसल ये प्लान तो पहले ही बन चुका था। उंगलियां देने के बहाने किम खुद जोंग मान के कपड़े पहनकर जाने वाला था। उसने वैसे ही किया और धड़ाधड़ 2-3 गोलियां सियोखो को मार दी। जवाब में सियोखो ने भी उस पर गोली चलाई। डिटेक्टिव सीओ जब तक पहुंचे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर चुके थे। दूसरी तरफ गुस्साए जोंग मान और उसके लोगों ने येओंगू के लोगों को गोलियों से भून डाला। फिर वो सियोखो के सारे पैसे लूट ली। तब तक सीओ को पता चल गया कि मरने वाला जोंग मान नहीं, बल्कि उसके भेष में किम था। ये बात वह तुरंत ली को बताई, जो पहले से ही जोंग मान के ठिकाने पर फील्डिंग लगाए हुए था। तभी उसने उसकी गाड़ी भी जाते हुए देख ली। अगले पल वो स्नाइपर वगैरह लेकर अपने बंदों को अलर्ट कर दिया। जोंग मान अपने लोगों के साथ काफी वफादार था। लूट में से एक पूरा पैसों से भरा बैग अपने लोगों को दे दिया। सभी झूम उठे, लेकिन उनकी यह खुशी पल भर में ही मातम में बदल गई। ली बैकअप आने से पहले ही उन पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और आखिरकार जोंग मान भाग निकला। फिर क्या था, ली फौरन बिल्डिंग के टेरेस पर गया और वहां से निशाना लगाकर उनकी गाड़ी पंक्चर कर दी। डिसबैलेंस होकर उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर में ड्राइवर बेहोश हो गया, जिससे वो वहीं फंस गए। इतने में ली को जैसे ही क्लियर शॉट मिला, उसने जोंग मान के कंधे पर शूट कर दिया। आखिरकार वो पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस विभाग ने मीडिया में खबर फैलाई कि लोगों में गन्स बांटने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया है। ये जानते ही जेक ने तुरंत मूनबैग को फोन करके फटकार लगा दी, क्योंकि भले ही वो पकड़े नहीं गए, पर उनकी कुछ गन्स पकड़ी जा चुकी थीं। अगर यह मामला कोरियन इंटेलिजेंस के पास चला गया तो बात और बिगड़ जाएगी, और अगर सीआईए ने इंटरफेयर किया तो सिर्फ कोरिया ही नहीं, हर जगह का धंधा बंद करना पड़ेगा। इसके उलट मूनबाग इस बात से परेशान था कि इतने सारे लोगों को गन्स बांटने के बावजूद कुछ बड़ा धमाका देखने को क्यों नहीं मिला। हालांकि उनका जो कोरिया में गन्स को लीगल करने का एजेंडा था, वो पॉडकास्ट वगैरह में ट्रेंड कर रहा था। लोग अब गन्स को लीगल करने पर खुलकर डिबेट करने लगे थे। तो वहीं कोरियन इंटेलिजेंस भी इस मामले में इंटरफेयर कर चुकी थी। उन्हें सीआईए द्वारा खबर मिली थी कि इन मामलों के पीछे इंटरनेशनल राइफल यूनियन गैंग का हाथ है, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिकन पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते। सीआईए के मुताबिक अब तक लगभग 3000 गन्स कोरिया में लाई जा चुकी थीं, जिन्हें पूरे कोरिया में बांटने का काम ब्लू ब्राउन कर रहा था। हालांकि वो कैसे किया, यह किसी को पता नहीं चला। उन्होंने बहुत कोशिश की। कोरिया की सारी कंपनियों की जांच की जा चुकी थी, लेकिन इसमें कोई कुरियर कंपनी इन्वॉल्व्ड नहीं थी। अब आगे क्या होगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। इधर ली को एक और नई बात पता चली। उन गन्स के अंदर एडवांस्ड जीपीएस लगा हुआ था, जिसके असिस्टिव डिवाइस के जरिए वो लोगों की बातचीत भी ट्रांसमिट कर सकते थे। पर गन्स के अंदर जीपीएस तो पहुंचा दिए, लेकिन बातचीत सुनने के लिए इस एडवांस्ड जीपीएस की असिस्टिव डिवाइस क्या होगी। पता चला जिनके पास भी गन्स डिलीवर हुई थीं, उन सबके फोन हैक हुए थे, यानी असिस्टिव डिवाइस के रूप में वो विक्टिम का फोन इस्तेमाल कर रहे थे और उससे उनकी बातचीत सुन रहे थे। ली का एक फौजी दोस्त रिटायर होने के बाद कोरियन इंटेलिजेंस में काम करता था। वो उससे मिला और इस जीपीएस के बारे में बताया। जहां तक कोरियन इंटेलिजेंस ने इस केस को समझा था, बेशक यह इंटरनेशनल राइफल यूनियन गैंग का काम था, मगर इसके पीछे एक और बात निकलकर सामने आ रही थी। पहली बार उस आत्महत्या वाले मामले में सीलिंग से जो गोलियां मिली थीं, रिपोर्ट में पता चला कि उस आदमी को जबरदस्ती मारा गया था। असल में वो बच्चा चोर था जो बेबी बॉक्स से बच्चा चुराता था। शायद कोई बच्चा उससे बचकर निकल भागा और अब वही बच्चा बड़ा होकर उसे मार डाला और ढेर सारी गोलियां छोड़ गया, ये दिखाने के लिए कि जिस देश ने उसे अनाथ किया वो उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। हालांकि यह तो बस एक अनुमान ही था। तभी ली को ख्याल आया, अगर गन्स में मिले सारे
जीपीएस को ट्रेस बैक करें और उस कॉमन सिग्नल को ढूंढें जो सभी विक्टिम से कम्युनिकेट कर रहा हो तो उनके ठिकाने तक पहुंचा जा सकता था। इतने में कोरियन इंटेलिजेंस का सिस्टम ही हैक हो गया। शायद उनमें कोई था जिसके पास मूनबाग की गन थी। तुरंत ही सारे कर्मचारियों को वहां से बाहर निकालकर तलाशी ली गई। पता चला एक महिला कर्मचारी के पास से गन मिली। इस बीच मूनबाग लगातार ली को फोन किए जा रहा था, ये बताने के लिए कि उसका सबसे अजीज बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो थे सार्जेंट जो, जिन्होंने ली को पाल पोस कर बड़ा किया था। ली फौरन उनकी तरफ निकल पड़ा। बात ऐसी थी, सार्जेंट जो की बेटी ने खुद का अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक कंपनी को पैसे दिए थे, यहाँ तक कि इसके लिए उसने जो की सारी सेविंग भी ले ली थी, मगर वो कंपनी स्कैमर निकली और बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर भाग गई। गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, पर जो की बेटी ने यह बात ना अपने मुंह बोले भाई को बताई ना बाप को, आखिर में सुसाइड कर ली। फिर मून ने अपने सोर्स से जानकारी निकालकर गन और उस स्कैमर की पहचान जो को कुरियर कर दी। इधर कोरियन इंटेलिजेंस उन जीपीएस की मदद से मूनबाग की लोकेशन पता कर चुके थे। उसे दबोचने के लिए फौरन एक टीम रवाना कर दी गई, लेकिन वह तो उस कार में मिला ही नहीं। दूसरी तरफ वो स्कैमर मस्ती से एक प्राइवेट जगह अय्याशी कर रहे थे। तभी उनके बीच चोर टपक पड़ा और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उनमें से एक लंगड़ाता हुआ भीड़ भाड़ वाले रोड पर भाग निकला, लेकिन जो फिर भी नहीं रुका और उसका पीछा करके उस पर गन पॉइंट कर लिया। तब तक उस एरिया की पुलिस भी आ पहुंची और ली भी। ये मंजर मूनबाग पूरे कोरिया में लाइव टेलीकास्ट करवा रहा था ताकि लोगों को पता चले कि किसी सिर फिरे से बचने के लिए गन का होना कितना जरूरी है। ली ने जो से रिक्वेस्ट किया कि वो गोली ना चलाए। बचपन की वो बात भी याद दिलाई, कैसे उन्होंने ली को गोली चलाने से मनाया था। आखिरकार उनका मन बदलने लगा। सारा खेल बिगड़ता देख मूनबाग से कंट्रोल नहीं हुआ। वो गन लेकर गाड़ी से बाहर निकला और ली पर गोली चला दी। उसके बचाव में जो मारे गए, ली चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, जबकि वो खतरनाक था और अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका था। फिर भी मून उसे जिंदा छोड़ गया, क्योंकि इस रोमांचक खेल में उसे मजा भी ली की वजह से ही आया था। इसके बाद वो न्यूज चैनल के जरिए पूरे कोरिया में ऐलान कर दिया, जिसके साथ भी ज्यादती हो रही है उसे गन वो देगा। लोग अपना इंसाफ खुद करें, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जिंदगी कट जाएगी, पर इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके जाने के तुरंत बाद ली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। मूनबाग ने जो गन देने वाली स्टेटमेंट दी थी, उसका असर कुछ ही दिनों में लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। एक पीड़ित महिला ने तो चलते चलते कोर्ट में घुसकर जज के सामने रेपिस्ट को मार डाला, क्योंकि जज ने उस रेपिस्ट को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई थी और बोल रहा था लड़के से गलती शराब के नशे में हुई थी। यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर्स भी अब एयर गन्स की रिव्यू देने लगे थे और लाखों व्यूज छान रहे थे। इस डर के माहौल में एयर गन्स की बिक्री आसमान छूने लगी थी, क्योंकि वो हूबहू असली गन्स की तरह दिखती थी। गन को लीगल करने और बॉयकॉट करने वाले प्रदर्शनियों की भीड़ जगह जगह दिखने लगी। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ जिसमें 40% आबादी गन्स को लीगल करने के पक्ष में थी। इसके उलट कोरियन इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए मजबूर होकर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। उधर 15 दिन में ऑफिसर ली की हालत काफी हद तक सुधर चुकी थी। जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस बीच खबर थी कि ली की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत और बढ़ गई, जिससे अनुमानतः 15,000 और लोगों ने गन्स ऑर्डर की। कोरिया में प्रत्येक दिन 40 लाख से भी ऊपर कुरियर्स डिलीवर किए जाते हैं, शायद उसी के ऐड में। दूसरी तरफ ब्लू ब्राउन को एक पार्टनर की जरूरत थी जो उनका पूरा बिजनेस संभाल सके। दावेदारी पेश करने को कोरिया की नामी गिरामी हस्तियां आई हुई थी, लेकिन ब्लू ब्राउन को उनमें से एक ही चाहिए था जो दिलेर हो। इसे परखने के लिए उसने एक दावेदार को मार डाला, फिर उन दावेदारों के बीच गन फेंक कर बोला, जो आखिर में जिंदा बचेगा वही कोरिया में हमारा धंधा संभालेगा। एक बाजीगर ने झट से वो गन लपक ली और उल्टा ब्लू ब्राउन को ही धमकाने लगा, यहाँ तक कि ब्लू ब्राउन के फोर्स करने पर ट्रिगर भी दबा दिया, लेकिन गन खाली थी। अगले पल सारे दावेदारों को मार दिया गया और जिसने ब्लू ब्राउन को मारने की कोशिश की वही उसका पार्टनर बना। इधर गन को लीगल करने वाले प्रदर्शनियों की भीड़ 10,000 तक पहुंच चुकी थी। लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी एक अनजान ट्रक उनके बीच आकर रुका, जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। वो ट्रक बंदूकों से खचाखच भरा हुआ था। बीच में एक साउंड बार भी था, जिसके जरिए ब्लू ब्राउन ने ऐलान किया, जिसको भी गन चाहिए वह ट्रक से ले जाए। फिर क्या था, गन्स लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 10,000 के बीच 2 पुलिस वाले आखिर क्या करते। तुरंत स्पेशल फोर्स को बुलाया गया। तब तक हजारों के हाथ गन्स लग चुकी थी। इधर ली भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसे रोकने के लिए ब्लू ब्राउन के लोग भरपूर कोशिश कर रहे थे। उनके बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई और आखिरकार ली ने सबको खत्म कर दिया। तब तक ब्लू ब्राउन गन लूटते लोगों की भीड़ में आ चुका था। अगले पल उसके लोगों ने चारों तरफ स्मोक ग्रेनेड फोड़कर धुआं धुआं कर दिया। फिर भी ली ने जैसे तैसे करके ब्लू ब्राउन को ढूंढ निकाला। दोनों के हाथ में पिस्तौल थी और उनके बीच कुछ ही मीटर का फासला। अगर गोली चलती तो भगदड़ मचती और लोग डर कर गोलियां चलाने लगते, इसीलिए ली गोली भी नहीं चला सकता था। इसी का फायदा उठाकर ब्लू ब्राउन धुएं में गायब हो गया। इतने में एक गोली चली और वह सीधे मून को जाकर लगी। गोली की आवाज से भीड़ में फायरिंग शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को ही मारने लगे, ये जानकर कि कहीं अगला उसको ना गोली मार दे। एक सवाल यह भी उत्पन्न हुआ, मून को गोली किसने मारी? ये सीरीज में नहीं दिखाया
गया, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसे जेक ने मरवा दिया, क्योंकि उसने पहले ही मून को वार्न किया था, बिना कोई गलती के काम खत्म करो। लेकिन मून तो पहले ही कैंसर की वजह से मरने वाला था और मरने से पहले कोरिया को ऐसा देश बनाना चाहता था जहाँ सब एक बराबर हों। उसके हिसाब से यह तभी पॉसिबल था जब सबके हाथों में गन हो, और उसने यह काम मरते दम तक करने की कोशिश की। इस भगदड़ के बीच एक छोटा बच्चा फंस चुका था। आखिर में ऑफिसर मून ने गन को त्याग दिया और उस गोलीबारी के बीच बच्चे को तब तक बाहों में छिपा कर रखा जब तक कि माहौल शांत न हो जाए। इस प्रकार वो जनता के बीच एक शांति का प्रतीक बनकर उभरा। लोग उससे प्रेरित होकर गन्स का बहिष्कार किए और वापस सारे गन्स गवर्नमेंट को लौटा दिए। लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो रिपोर्टर जो मून बाग की हर न्यूज वायरल करता था, अब वो भगदड़ वाली वीडियो न्यूज में लाने के लिए बॉस से बात कर रहा था। इसे सुन वहां की सफाई कर्मचारी ने उस पर गन पॉइंट कर ली, क्योंकि अगर यह वीडियो बाहर आई तो किसने किसको मारा यह रिवील हो जाएगा और फिर पीड़ित के परिवार वाले बदला लेने के लिए गन्स उठाएंगे। इससे अच्छा महिला ने रिपोर्टर को ही खत्म कर दिया। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो